देखिए बच्चों, परसों जब मैंने लेक्चर की शुरुआत आप लोगों के साथ करी थी, मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के अंदर 12th क्लास के अंदर दो मुद्दों पर चर्चा की थी। पहला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मैंने कहा एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी तब निकालना जब वो किसी दूसरी कंडीशन इवेंट के होने के बाद हुई हो, या यूं कहूं जब एक इवेंट दी गई हो तो उससे रिलेटेड दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना। दैट इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए लेट कैपिटल ए बी एनी इवेंट, अगर एक कोई एनी इवेंट है तो उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम ए बाई बी, पी ए बाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ए वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है और बी वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें जिसकी की इवेंट हमें दी गई। मैंने एक बात और कही थी कि कई बार आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल में वो लिखा नहीं देता कि ये सवाल कंडीशनल का है। जैसे मैंने पॉइंट 2 पे कुछ सवाल भी दिखाया था, पॉइंट 2 एक्सेप्ट इंडिपेंडेंसी की थी पर सवाल उसमें कंडीशनल था। तो कुल मिलाकर इस तरह की चीजों को आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। कई बार वो आपसे कहेंगे सवाल तो है कंडीशनल का, पर वहां पर उन्होंने कंडीशनल वर्ड यूज नहीं किया, तो बोले फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सवाल कंडीशनल का है या नहीं। मैंने इसके ऊपर आप लोगों को कुछ ऐसे समझाने की कोशिश की कि भाई जब भी कोई सवाल अगर कंडीशनल का है तो आप लोगों को एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वो बात क्या है कि उस सवाल के अंदर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई होगी और एक इवेंट के आगे इट इज नोन दैट, इट इज गिवन दैट, इट विल बी हैपेंड, या वो ऐसे होगी कि वो हो चुकी है। तो एक इवेंट हो चुकी होगी और एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई होगी। अगर ऐसा कभी होता है तो आप समझ लीजिए कि वो सवाल किसका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। करेक्ट। फिर मैंने आपको छोटी छोटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी लिखाई थी, जैसे पी एस बाई ए हमेशा 1 होगा। दूसरी बात, पी ए बाई ए यूनियन बी बाई एफ निकालें, ए यूनियन बी बाई एफ निकालें तो वो पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ, ये होगा। तीसरी बात मैंने आप लोगों को बताया कि अगर पी ए डैश बाई बी निकालना है, ए डैश बाई बी निकालना है, तो ये 1 माइनस पी ए बाई बी होगा। ये सभी प्रॉपर्टीज हमने परसों आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक आपको परसों पढ़ाया था, इंडिपेंडेंसी। और इंडिपेंडेंसी में मैंने आपसे ज्यादा देर चर्चा नहीं करी थी। मैंने इंडिपेंडेंसी के नाम पर आपसे एक ही बात कही कि साहब दो इवेंट है, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के बराबर हो, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी। ये एक बात आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखनी थी। इन बातों से हमने परसों के लेक्चर को जोड़ा। क्या भाई, यहाँ तक बात पूरी हो गई और मैंने यहीं पर क्लास को छोड़ा। ठीक, इतनी बार जब हमने आपसे डिस्कस कर ली तो अब मैं आपसे इससे आगे की चर्चा के ऊपर ले जाऊँ। उससे पहले आप लोग कुछ क्वेरी करें, कुछ कंडीशंस को मैं आपके आगे रखना चाहूंगा। मैंने आप लोगों को एक बात लिखाई कि इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन बच्चों अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो उनमें से किसी एक का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो अभी वो दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट ही रहेगा। ए एंड बी डैश कर दे तो अभी वो इंडिपेंडेंट ही, और ए डैश एंड बी डैश कर दे तो अभी वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। यानी एक छोटी सी बात यहां पर मैंने क्या जोड़ दी, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं यानी एक पर लगाए या दो पर लगाए। तो देखिए साहब, जैसे मैं पहले वाले की बात करूं, मुझे गिवन क्या है, मैं प्रूफ कराऊंगा इन सबकी, है ना, प्रूफ कराऊंगा। गिवन क्या है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। आदर्श अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इस बात से हमें क्या लाइन की हिंट मिलेगी? बोले भैया सीधी सीधी बात है कि इनका जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर है या नहीं। और मुझे शो क्या करना है, ए डैश एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये मुझे शो करना है। यानी मुझे सही मायने में क्या शो करना है,
कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए डैश इंटू पी बी के बराबर है। क्यों सही? ये मुझे शो करना है कि नहीं, पहले सवाल को एक बार अच्छी तरह से। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो इंडिपेंडेंसी का नाम आते ही दिमाग में एक ही बात आती है साहब कि इंटरसेक्शन कन्वर्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। इसी को बहुत सारे लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहते हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर? क्यों बच्चों? अब मुझे ये प्रूव करना है। ये अगर मैं प्रूव कर दूंगा तो ए डैश और बी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो चलिए सर ना, यस सर, मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी लेकर चला, इसको लेकर चल रहा, थोड़ी मेरी मदद करते जाइएगा, कहीं गलती हो तो सही करिएगा, है ना। ए डैश एंड बी, तो भाई ए डैश एंड बी को कोई फॉर्मूले से बताएगा क्या लिख सकता हूँ? बी माइनस बी माइनस ए, बी माइनस, गुड जॉब, बी माइनस ए लिख सकते हैं। क्यों भाई? ए बट नॉट बी, और ये है बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए मतलब बी माइनस ए। और कोई मुझे पी बी माइनस ए का फॉर्मूला बता सकता है? बोले आगे वाले में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी। देखना भाई, क्यों ना मन भाई, चेक करो तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? यस सर। ठीक, यहाँ तक मेरी कहानी सबको समझ में आती है मेरे बच्चे। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे पी ए इंटू पी बी लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही कह रखा है ए और बी तो इंडिपेंडेंट हैं, तो उनका इंटरसेक्शन उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। कुछ कॉमन आ रहा है क्या मेरा इन दोनों में से? बोले भैया ज्यादा नहीं, आप पी बी कॉमन निकाल सकते हैं, 1 माइनस पी। तो भाई 1 माइनस पी को क्या लिख ए डैश, और ये इस बात को क्या शो करता है? इट शोज ए एंड बी आर, ए डैश एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्यों मेरे बच्चे? ये सब जो मैं ये नोट लिखा रहा हूँ ये एज अ क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइजेज में है, मैं भी दिखाऊंगा थोड़ी देर। पहले आप मुझे समझ लीजिए, इतनी बात ज्यादा समझ में आ गई सब प्रॉपर तरीके से। क्यों भाई, क्या इसका सेकंड पार्ट लगा सकते हैं? बिल्कुल डिक्टो, ए एंड बी डैश, पर बी पे ही तो डैश करना है, जो काम अब तक ए पर कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ ही मैं आपको एक सवाल ले रहा आपकी एनसीईआरटी और एप्लाइड वालों की बुक्स में दिखाने के लिए, पेज नंबर पेज नंबर 13 की तरफ मैं, वो पेज नंबर 545 पर जाऊंगा, एग्जाम्पल 13। उसके सॉल्यूशन को मत देखिएगा, सॉल्यूशन देखेंगे तो घबराएंगे, केवल उसके क्वेश्चंस को पढ़िएगा। हाँ भैया, हाँ वो एग्जाम्पल 13 पेज नंबर 545, 545 पेज नंबर। एप्लाइड वालों के लिए भी बता दूं जरा ये बात, गौरांग। हाँ भैया, हाँ, 13.2 से एग्जाम्पल 1 से पहले एक थ्योरम है ऊपर। कौन सा भैया? 13.2 एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल 1 से जस्ट पहले एक थ्योरम है। भैया 13 चैप्टर, सॉरी 12 यार, तुम्हारे में 12 है, 12 पॉइंट तुम्हारे में है एक्सरसाइज, सॉरी कुटा मैं भूल गया, 12.6 से पहले कुटा, 12.6 से पहले एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से ऊपर जस्ट एक थ्योरम है, देखना यार बेटा। हाँ भैया, मिल गई हाँ फॉर्म भैया, में माहेश्वरी? ओ यार मैंने सचिन को टाइमिंग डाला ही नहीं। हाँ भैया मिल गई। ठीक भैया मेरी वीडियो बाद में पॉज हो रही है, मैं री एंट्री कर रही हूँ। फटाफट से नोट करिए।
क्यों बच्चों, क्या सबको सवाल नया आ गया? और उम्मीद है सबने सेकंड पार्ट जिन्होंने इतनी देर में लगा भी लिया होगा, जितना समय मैंने छोड़ा है और ट्राई किया हो तो यहीं कहीं निपटा लेंगे, 2 मिनट का काम था। अब इसके बाद मैं थर्ड पार्ट की तरफ भी आ रहा हूँ। थर्ड पार्ट में एक का प्रूव करा देता हूँ, थर्ड वाले का। एक दो बच्चे कह रहे हैं तो क्यों वीडियो पॉज हो रही है क्या नमन? नमन थोड़ा क्लियर आ रही है। यस सर, थोड़ा पॉज कर रही है सर। अच्छा चलो, वैसे मोस्टली सबकी क्लियर है। जिनका भी अगर वीडियो किसी कारण से रुक भी जाए तो शायद एक बार चेक कर लो, ठीक है? हाँ भाई वेदांश, अब मैं थर्ड वाले पर पहुंच रहा हूँ, थर्ड वाले प्रूफ की तरफ। मुझे क्या गिवन है? मुझे ए एंड बी आर गिवन है। अब मैं थर्ड वाला प्रूफ करा रहा हूँ और मुझे शो करना है ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट। यानी मुझे क्या शो करना है आकाश? मुझे शो करना है, क्यों भाई टैली करना है थर्ड वाले की कंडीशन को। एक बार सभी लोग रीड करेंगे मेरे साथ। तो बच्चों प्रूफ में अभी इसका मैं प्रूफ लगा रहा हूं, है ना? हाँ भाई, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यदि इसका फॉर्मूला जानना चाहूँ, वन माइनस ए यूनियन बी होता है या नहीं? क्यों मेरे बच्चों? और ए यूनियन बी को भी अगर मैं खोल ले बैठूं तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने फॉर्मूले से पी ए यूनियन बी को खोल दिया। बच्चों 1 माइनस पी ए माइनस पी बी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। क्यों सही? चलिए करिए तो यार, ठीक है उत्कर्ष, अभी डलवा देते हैं। बर्फ मुझे सेंड करता है। हाँ बेटा बच्चों 1 माइनस पी ए माइनस पी बी, क्यों भाई इसको कैसे खोल सकता हूँ? पी ए इंटू पी बी लिख दूं? तो लिख दिया ये मैंने, क्योंकि पहले ही दे रखा है ए और बी तो इंडिपेंडेंट है। बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन? बोले भैया ज्यादा नहीं, 1 निकाल लीजिए। 1 माइनस पी ए हो गया। बच्चों इन दोनों में से क्या कॉमन? बोले ज्यादा नहीं, पी बी निकाल लीजिए। 1 माइनस पी ए। क्यों भाई पूरे में से क्या कॉमन? 1 माइनस पी ए कॉमन, 1 माइनस पी बी हो गया। क्यों साहब बात यहां तक पूरी हो गई या नहीं हुई? तब बच्चों 1 माइनस पी ए को पी ए डैश, 1 माइनस पी बी को पी बी डैश। और देखना बच्चों क्या मेरा काम हो गया क्या जो मैं चाहता था? तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। इस बात का आपको विशेष 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 तौर पर ध्यान। बात क्लियर हो गई? तो कुल मिलाकर अब एक बात तो पक्की हो गई, कुल मिलाकर एक बात हमारी कंफर्म हो गई कि जब कभी भी इंडिपेंडेंसी वर्ड आएगा, इंटरसेक्शन इन्हीं के बीच में भी लग रहा हो, वो क्या हो जाएंगे भैया? मल्टीप्लिकेशन। बोले भैया 3 हो तो 3 में, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता तो अभी वो क्या होता? पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी हो जाता। यानी इंटरसेक्शन कन्वर्ट टू द मल्टीप्लिकेशन व्हेन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट, जब वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें। अब मैं आपको इस बात का प्रूफ बताता हूं कि आखिर क्यों इंडिपेंडेंसी कन्वर्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, है ना? चलिए सर शुरू करेंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बड़ा बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा लंबा नहीं, बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन। रफ करूं? ठीक है करेंगे। हाँ भाई रफ कर रहा हूं बच्चों, नोट कर रहे हैं? जल्दी से नोट करो, जिसे भी नोट करना है फटाफट नोट कर लीजिए। अभी तो सचिन मैंने ये बताया है, पहला ही लेक्चर अभी शुरू किया है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं और मैं उनके प्रूफ कराए हैं। ठीक है, तो देखो मैं थर्ड वाले का बात कर रहा हूँ कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये गिवन हो गया। और मुझे क्या प्रूफ करना है? ए डैश एंड बी डैश इंडिपेंडेंट, यानी इनका इंटरसेक्शन इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर प्रूफ करना है। तो मैं इंटरसेक्शन लेके चला, फॉर्मूले से खोला, ए यूनियन बी को पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद मैंने अंदर माइनस का इंटू किया, इस पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी लिख दिया। क्यों? क्योंकि गिवन था।
ये गिवन है ना। फिर मैंने कॉमन निकाला, इन दोनों में से 1, इन दोनों में से पीवी, पूरे में से 1 माइनस पीए कॉमन आ गया, और 1 माइनस पीए को मैंने पीए डैश और 1 माइनस पीवी को मैंने पीवी डैश लिख दिया, और ऐसा होते ही मेरा सवाल का प्रूफ। करेक्ट बच्चों, ये बहुत सरल, बहुत इजी था है, बट बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखिए। मैं आप लोग, हाँ भाई, कमेंट दौरान आप लोगों ने देख लिया बेटा? क्यों हाँ विशाल? भैया। हाँ भैया। ठीक अगर सर कहीं ए बार लिखा रहता है तो उसका मतलब ए डैश ही रहता है ना बेटा, ए बार, ए के ऊपर सी, ए के ऊपर डैश, ये सभी ए को नॉट ए यानी ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटे? यस सर, यस सर। ओके ओके, ठीक है विशाल। हाँ भाई, अच्छा नोट हो गया सबका? चलिए साहब, अब आपको एक और मुद्दे की बात की तरफ ले चलते हैं कि आखिर इंडिपेंडेंट कैसे हो गया मल्टीप्लिकेशन। जरा इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं कि इंडिपेंडेंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन क्यों, है ना। देखो बच्चों, अब थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना। लेट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। मान लिया कि मैंने कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट, अब मेरे दिमाग में नहीं है कि पी ए इंटरसेक्शन भी पी ए इंटू पीवी है, मैं पहले से माना कि दो इवेंट है जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना। क्यों भाई, अगर ए बी से इंडिपेंडेंट है तो बी के होने या ना होने से ए पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोले नहीं, बी कैसे भी हो रहा हो, ए की प्रोबेबिलिटी में कभी भी कोई चेंज नहीं आए। ए की प्रोबेबिलिटी में चेंज कब आता है? जब ए बी पर डिपेंड करे, कि जब बी होने के बाद में से ए निकालना है। जब बी और ए दोनों ही इंडिपेंडेंट है तो बी कितना भी होता नहीं, ए पर तो कोई फर्क पड़ने दे रहा, ए पर कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। क्यों मेरे बच्चों, है ना। तो बेटे देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। भाई क्या फर्क पड़ेगा, कंडीशन से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जो कंडीशन है वो क्या है, बी क्या होना, बी पर कोई डिपेंडेंसी है नहीं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी सही मायने में पी ए बाई बी का मतलब पी ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों बच्चों, जब कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो सीधे तौर पर उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, यानी बी होता रहे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर कोई मुझसे कहेगी जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो तो वो ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्योंकि वो बी पर डिपेंड ही नहीं। करेक्ट बात। तब मेरे बच्चों, क्या मैं पी ए बाई बी को अगर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला खोलने की बात करूं आपसे, तो क्या मैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी लिखूंगा कि नहीं? और इसको जब मैं क्रॉस मल्टी कर दूंगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, और इसी को हमने इंडिपेंडेंसी की कंडीशन मान ली। क्या भाई, लॉजिकल सबको समझ में आ गई? कैसे हुआ, क्लियर हो गया सबको? क्यों कहा कि इंडिपेंडेंट होने पर इंटरसेक्शन कन्वर्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। मैं समझता हूँ बहुत क्लियर विजन होना चाहिए। बात क्लियर है Yes, बच्चों sir. सबको? तो इसी कारण sir. से हमने आगे से इंटरसेक्शन को पी ए इंटू पीवी कहा केशव। ये हमारे पीछे का लॉजिक था। क्या भाई समझ में आ गया बच्चों? अप्लाइड वालों ठीक, सबको क्लियर हो गया बच्चों? हाँ भैया। ठीक, तो ये मेरी इंडिपेंडेंसी से जुड़ी हुई आपसे बातें थी, है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी बच्चों, ए बाई बी इसका प्रूफ बना सकते हैं। बी के होने के बाद में से ए निकाल, समझना मेरी बात। यानी एक तरीके से बी तो हो गया टोटल और उसके अंदर से ए निकालना, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉमन कॉमन बात। ए इंटरसेक्शन बी तो हो गया फेवरेट और बी हो गया टोटल, तो पी इंटरसेक्शन बी है। कैसे बोलो इसको? हाँ, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब ए और बी का होना एक दूसरे पर डिपेंड नहीं, यानी बी कितना भी होते रहे ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी नहीं बदली। ए की प्रोबेबिलिटी कब बदलती है? जब ए बी के होने पर डिपेंड करता, तो यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही रह जाएगी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तब अलग निकलती है जब बी पर ए डिपेंड करे। मेरी बात समझ रहे हैं?
तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम ए बाई बी से लिखते हैं बेटा, इक्वल्स टू पी ए बाई बी को खोल दिया, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, गुड क्रॉस मल्टी कर दिया, तो पी इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी हो जाए। बात ज़्यादा क्लियर हो गई? पूछने के लिए 10 बार मना नहीं करता, नहीं 100 बार पूछ सकते, बात सही है। हाँ भाई, बात ज़्यादा क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर होगी सबको मेरी बात? चलो साहब, इसी स्टेटमेंट को बहुत सारी किताबों में वो लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का स्टेटमेंट करते हैं कि मतलब यहाँ से इनटू कर दिया पी ए बाई बी इक्वल्स टू इनटू पी बी। इसी स्टेटमेंट को आप लोग सही मायने में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का स्टेटमेंट कहते हैं। हालांकि आपको इस वर्ड से लेना देना कुछ भी नहीं है, आपको तो केवल इंडिपेंडेंस की कंडीशन ध्यान में रखनी होती है। हाँ बेटा, इंडिपेंडेंट में तो डिपेंड नहीं करते, लेकिन जो कंडीशन भैया आपकी वीडियो पॉज हो गई। और निकालना है या नहीं? सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। क्या बेटा? अब सही हो गई भैया, अब सही हो गई, बीच में वीडियो वीडियो पॉज लैग कर रही है। पॉज हो गई अच्छा, मैं स्लाइड में था तो बेटा वहां पर डिपेंडेंसी होगी ना। अब सम 4 निकालना है, एक ही प्रोबेबिलिटी तब निकालनी है जब नंबर क्या हो डिफरेंट, ये वाली बात। करेक्ट बात बच्चों? अब जरा प्रोबेबिलिटी की चर्चा शुरू करेंगे डाउट्स के साथ। तो सबसे पहले एक्सरसाइज के डाउट निपटाएंगे, फिर कुछ एग्जांपल बताने हैं बच्चे, उनके भी डाउट। चलिए साहब बच्चों, हाँ भाई, 0.1 और एप्साइड वाले 0.5। सबसे पहले 12th में 0.1 9 सवाल देखता मुझे 9 सवाल। हाँ भाई चलिए, अब सवाल की बात है तो इसलिए मैं चाहूंगा कि किसी की आवाज ना होते हुए सवालों की तरफ हम लोग काम करें, बेहतर रहेगा। मैं ये देख रहा हूँ एक्स मोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2 ना, एक्स मोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2, यानी 2 या 2 से कम वाले साथ, 2 या कम से कम 2 या 2 से ज्यादा वाले साथ। चलिए साहब, एक सवाल करा रहा हूं, बड़ा अच्छा सा सवाल, बड़े जानते तो नहीं है सवाल। हाँ जी, एक फैमिली पिक्चर फोटो की बात कर रहे हैं 9 सवाल में, सभी लोग सुनेंगे, सवाल बोल रहा हूं। मदर फादर सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, ठीक, फॉर अ फैमिली पिक्चर। 3 मेंबर्स को एक फोटो के अंदर अरेंज करना था, अरेंज मतलब परम्यूटेशन ही हो गया, अरेंज करना था। तो देखिए साहब, एक सेकंड, ये है 12.1 13.1 9 सवाल। देखिए कितने तरीके से मैं फैमिली पिक्चर को अरेंज कर सकता हूँ। टेम्पल स्पेस बनाने जा रहा हूं, पहले पर हमने मदर को फिक्स कर दिया, पहले प्लेस पर मदर को बिठा दिया, फादर और सन अपना अपना प्लेस एक्सचेंज कर सकते हैं। 6 ही बने, फादर को अरेंज किया तो फिर मदर और सन, सन और अब सुनेंगे SFM और SFM, ये कुल अरेंजमेंट है एक फैमिली पिक्चर में मेंबर्स को अरेंज करने। अब उन्होंने पूछा क्या है वो सुनिए, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि ई तो है, उन्होंने इवन लिख दिया सन ऑन वन एंड, और एफ के लिए उन्होंने लिख दिया बच्चों फादर इन मिडिल, और वो PE/F पूछना चाहते हैं। E/F क्या होगा आप ये बता दीजिए। गौरांग मेरी मदद कर सकते हो, कैसे करेंगे बेटा इस सवाल को? तो गौरांग हाँ भैया, बताएं। गौरांग ई, भैया पहले तो ई देख लेंगे। ई हमारे पास होगा 2/6। ओ लड़के 1 होगा भैया, 1 होगा। चले अरे मतलब सॉरी, इंटरसेक्शन बता भैया रहा था मैं। 4/6 4/6 4/6 होगा भैया।
अरे भैया जल्दी तू जल्दी मैं पहले गलत मेरा बोल देता पेपर हूँ। कराएंगे, मानेगा नहीं तू। अच्छा आप 4/6। चलो बता रहे हैं, कह रहे हैं तिवारी ने बड़ी अच्छी बात कही है, बोले भैया अभी इस पर एमसीक्यू का हैंगओवर नहीं उतरा का नहीं आता। चलो अरे भैया जल्दी जल्दी मैं गलत बोल देता हूँ। अब आ जाओ। और एक और बहुत पुरानी कहावत है कि सावन के अंदर को हरा ही हरा नजर आता है, तो तुझे कार्तिक लपका नजर आ रहा है मतलब। चलो हाँ भाई, फादर इन मिडिल अब काम एफ एम एस, फादर इन एम एफ एस और बच्चों एस। क्यों गौरांग, चेक करो गौरांग। और ये सही यस है। सर 2/6। मेरे बच्चों ई इंटरसेक्शन ए कॉमन कॉमन, बोले भैया दोनों ही एलिमेंट कॉमन आ गए। अब मेरे पास सारे सेट अवेलेबल हैं, मुझे पी ई बाई एफ चाहिए। आप लोग जानते हैं क्यों भी वेदांत, समझ में आया? शाबाश बेटे। इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट टोटल में 6, पीएफ में भी 2 एलिमेंट टोटल में 6, फाइनली 1 आ गया। फाइनल आंसर अब देखो कार्तिक के कैसे ज्ञान खुलेंगे। जब मैंने कार्तिक को कहा कि सावन के अंदर को नजर आता है, सही आज कार्तिक को टैलेंट के नजर आने लगा। पहले 8 सवाल। ये सवाल कहीं ना कहीं अप्लाइड की बुक्स में भी होंगे बेटा। हाँ भाई देखो, गर्ग गर्ग ने पूछा भैया अपॉन में पी क्यों नहीं। गर्ग अगर ई बाई एफ बोल रहे हैं तो अपॉन में पी एफ ही तो आएगा प्यारे। एफ बाई ई कर रहे होते तो ई आता, फॉर्मूला ई तो कहता है गर्ग। ठीक है हाँ भाई आइए, अब आगे बढ़ता हूं बच्चों। मेरे पास एक सवाल है, ये एक सवाल कहीं ना कहीं अप्लाई की बुक में भी होगा, मैं सवाल लिख रहा हूं समझिएगा। ए डाइस थ्रोन 3 times, E appears, E shows, or appear on third toss. And F shows 6 and 5 on first 2 tosses. थोड़ा सा बच्चा जल्दी से करो, आज मुझे निकलना होगा सवाल सही पर। फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉसेस पर। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई। 6 and 5 on first 2 tosses, ठीक। और तब मुझे E बाई एफ निकालना है। अच्छा ये जो एक्सपेरिमेंट है वो है एक डाई को 3 बार उछालने, एक डाई को 3 बार उछालने के ऊपर हमसे उन्होंने चर्चा करी। अब मैं काम शुरू करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले ई में क्या क्या आएगा दिव्यांश, इस पर हम काम करेंगे। दिव्यांश 4 एपियर ऑफ थर्ड टॉस बेटा, इस बात का मतलब क्या हो गया, तीसरे वाले टॉस पर 4 आना चाहिए, यानी पहले वाले पर तो कुछ भी हो। तो एक डाई की अगर हम बात करें तो 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4, ऐसे कुल मिलाकर 36 एलिमेंट होंगे 4 से पहले, लास्ट में 6 6 4 होंगे या नहीं। तो भाई लावण्या क्या ये बात क्लियर हो गई भैया? हाँ भैया। अच्छा बेटा अब एफ का मतलब क्या मेरे बच्चे? बोले भैया 6 और 5 फर्स्ट 2 टॉस पर रेस्पेक्टिवली है, तो रेस्पेक्टिवली भी जोड़ दिया है उसने। 6 और 5 के फिक्स हो गया, इसके आगे बिल्कुल अनंत 6 5 2 से लेकर बेटा 6 5 6 6 एलिमेंट इसमें है, सभी इक्वली लाइकली है। अब इंटरसेक्शन मैंने कई बार बताया कि अगर आप सैंपल स्पेस ना बना पाओ या सैंपल स्पेस बना भी लो तो अभी लैंग्वेज से भी इंटरसेक्शन निकालना सीखो। कैसे सीखे? ई एंड एफ दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, यानी 4 appear on third toss and 6 and 5 on first 2 toss respectively, यानी कि 6 और 5 पहले पर फिक्स होने चाहिए और 4 तीसरे पर। तो एक ही एलिमेंट ऐसा हो सकता है या नहीं? क्योंकि एंड नहीं रेस्पेक्टिवली वर्ड है, अगर रेस्पेक्टिवली वर्ड नहीं होता इसीलिए मैंने उसको दिया। देखो क्वेश्चन में देखो ई के अंदर एफ के अंदर रेस्पेक्टिवली दिया है। अगर रेस्पेक्टिवली नहीं होता 2 बनते और यहाँ पर भी बढ़ते,
यहाँ पर भी 561 562 की सीरीज भी आती है। रेस्पेक्टिवली ने फिक्स कर दिया प्लेसेस को कि पहले पर 6 रखना है, दूसरे पर 5 रखना है, तीसरे पर 4। क्यों साहिब? अब इंटरसेक्शन तैयार। फाइनली मुझे क्या फाइंड आउट करना है ना, ई वाई एफ, और ई वाई एफ का फॉर्मूला जानते हैं, पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट और एफ के अंदर कितने एलिमेंट है बटे कर देगा 1/6 आ जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं, अच्छी तरह से समझिएगा, मजेदार। इसके बाद मेरे पास 12.1 से 13.1 से 12th आया। 10th का एक बी पार्टी पी ना बेटा, हाँ बताया था। 2 डाइस का सैंपल इस पे पूरा लिख लीजिए और बाहर 1 2 3 4 5 6 लगा दीजिए, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 पूरे 36 के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड, 2 पूरे 36 के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, 3 कॉइंस के लिए भी कि 2 का बनाकर आधे किया गया है, आधे किया गया, ये सब सिंपल तरीके। हाँ भाई बच्चों रब कर रहा हूँ भैया एक सेकंड अरे ऐसे नहीं रहा। 30.1 ये का मैंने ले लिया। 10th का एक हो बी गया भैया, हो पार्ट गया। बेटा, उन्होंने क्या कहा है, 2 डाई उछाली जाती है, एक रेड, एक ब्लैक और एक रेड, तो यानी 2 डाई का सैंपल स्पेस बनेगा, ये तो कंफर्म। पहले एलिमेंट को ब्लैक का मान लेते हैं और दूसरे वाले एलिमेंट को रेड का मान। उन्होंने कहा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम इज 8, यानी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सम 8 होना चाहिए। तो ए हो गया बेटा सम इज 8, क्यों कार्तिक, और बी हो गया द सेकंड रेड डाई, यानी रेड डाई मतलब सेकंड वाली रेड डाई रिजल्टेड लेस देन 4। क्यों साहब, ये हो लेस देन 4। यहां तक मेरी कहानी सबको समझ में आती है, बात क्लियर? चलिए साहब, सम इज 8, भैया 2 डाई को फेंको तो सम 8 हो, ऐसे कितने एलिमेंट हैं, 2 6 6 2 और 4 4, ये तो ए हो गया। कार्तिक बी हो गया, रेड डाई मतलब पीछे वाली डाई को माना है हमने, उस पर नंबर 4 से छोटा होना चाहिए, 18 एलिमेंट आएंगे। एक बार लास्ट वाले पेज पर 1